Hello, my dear students. In this video, I'll continue with this chapter, heat transfer. It is a very, very important chapter of class 8 physics. We have already started with this chapter and we have covered lecture 1. तो लेक्चर 1 अगर इस चैप्टर का देखे नहीं हो तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो एंड फर्स्ट यू वॉच द लेक्चर 1 ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर वॉचिंग लेक्चर 1 यू कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, लेक्चर 2. तो आज हम इस वीडियो में लेक्चर 2 करने जा रहे हैं. सो हमने क्या क्या पढ़ लिया है. वी हैव डन the introduction part of this chapter. We have discussed about effects of heat and we have also discussed effect of temperature on molecular motion. आज हम यहाँ से start करेंगे evaporation से. If you have watched the lecture 1, you must have realized the way I'm teaching. I'm reading line by line and I'm explaining each and every term, each and every sentence, each and every word of the chapter, and also I'm helping you to make your own notes. So as I have said in lecture 1, that you should also have a notebook, a copy with you, so that you can take down the running notes. अपना खुद का notes बनाओ और लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हुए जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का नोट्स अपने बनाओगे, that is the best and the most effective way of studying. So make sure to follow the technique, the method which I have discussed, which I have asked you to follow in the first lecture. तो फर्स्ट लेक्चर का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डेफिनेटली देखना. जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग लेक्चर 2 मत देखो, पहले लेक्चर 1 को देखो, फिर लेक्चर 2 कंटिन्यू करो. एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, और मजा आने पर तो मार्क्स भी अच्छा आएगा, इसकी 100% गारंटी है. Okay, now we are continuing with the chapter without wasting any more time. Let us start with evaporation. So what did I tell you in the previous lecture, children? That there are two phenomena which are in which the liquid changes into gaseous state. What is the first one? Boiling. याद करो. Boiling, जिसका दूसरा नाम क्या है? Vaporization. Vaporization. And another one which we are going to study now is evaporation. Boiling एंड इवेपोरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है. बॉइलिंग में भी कोई लिक्विड है, उसको जब हम हीट देते हैं, दैट मीन्स व्हेन द लिक्विड एब्जॉर्ब्स सम हीट, इट विल चेंज टू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट. मतलब वो गैस बन जाता है या वेपर बन जाता है. बॉइलिंग में भी यही होता है, जब पानी को उबालते हैं वो पानी उबलकर बॉयल होकर स्टीम बन जाता है या वेपर बन जाता है. इवेपोरेशन में भी ऐसा ही होता है, वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट कर रहा है, मतलब वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है. लेकिन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर which is known as the boiling point of that particular liquid, but evaporation can take place at all temperatures, and this we have discussed in the lecture 1 also. ठीक है. तो क्या यहाँ पर ये पैराग्राफ में जब हमें लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि बॉइलिंग इज एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर व्हाइल इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, तो ये हमने डिस्कस किया था. एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिस्कस किया था कि इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग एक रैपिड प्रोसेस है. नाउ लेट अस read what is written about evaporation. The change of liquid into its vapor at all temperatures. देखो, अगर फिक्स्ड टेम्परेचर बोल दे या कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दे तो वो बॉइलिंग हो जाएगा, लेकिन एट ऑल टेम्परेचर्स बोल दे यानी किसी भी टेम्परेचर में, उसके बाद क्या लिखा है? फ्रॉम इट्स सरफेस. वो पानी या कोई भी लिक्विड जब वेपर में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उस लिक्विड का सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले वेपराइज हो रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपोज्ड सरफेस हुआ वो फिर वेपराइज हो रहा है. यानी सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. और किस टेम्परेचर में? किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, एट ऑल टेम्परेचर्स फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. मतलब कि एक कटोरी ले लो, एक बाउल ले लो, इसमें तुम पानी भर दो थोड़ा सा, and you place it under the sun. Suppose you place it under the sun, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद आके देखेंगे कि पानी का क्वांटिटी कम हो गया है. ओके, व्हाट इज द रीजन? द वाटर, सम ऑफ द वाटर हैज इवेपोरेटेड. हाउ इट हैज हैपेंड? एज आई हैव सेड कि जो सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, वो पहले इवेपोरेट कर रहे हैं, मींस दे आर जस्ट
leaving the surface and changing into vapor state, leaving the liquid and changing into vapor state. तो ये फर्स्ट सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर बन गए. अब जो नीचे का जो एक्सपोज्ड सरफेस है वहां के जो मॉलिक्यूल्स है फिर वो इवेपोरेट करेगा, फिर उसके नीचे वाला जो एक्सपोज्ड सरफेस होगा उसके वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे. इस तरह से सरफेस के लेयर बाय लेयर इस तरह से इवेपोरेशन होता है. इसीलिए यहां पे लिखा गया है फ्रॉम इट्स सरफेस. तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन. बॉइलिंग में ऐसा सरफेस के लेयर बाय लेयर नहीं होता है, उसमें थ्रू आउट द लिक्विड कहीं से भी मॉलिक्यूल वेपोराइज कर जाता है, लेकिन इवेपोरेशन में सरफेस एक्सपोज्ड सरफेस से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं. राइट, सो दिस इज द आल्सो अ मेजर डिफरेंस. अच्छा, ये होने में काफी समय लगेगा, इसीलिए इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस भी है. Now, what is written further? If you place a drop of ether on your palm, you will notice that ether disappears. चलो सिंपल वे में बात करते हैं. नेल पॉलिश रिमूवर, गर्ल्स विल नो इट बेटर. नेल पॉलिश रिमूवर को अगर तो तुम खुला छोड़ दो ना तो कुछ देर बाद देखोगे बॉटल पूरा खाली हो गया है. इनफैक्ट थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर तुम अपने हाथ में रखो, पाम में रखो, देखोगे कुछ देर बाद वो पूरा गायब हो गया. हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर जो हम लोग कोविड के समय सब लोगों ने यूज किया है, हैंड सैनिटाइजर हाथ में लगाया, कुछ देर बाद पूरा हाथ ड्राई हो गया. तो हाउ डज इट हैपन? हाउ डिड द हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर और द नेल पॉलिश रिमूवर डिसअपियर? इट डिसअपियर्स विद इन अ फ्यू सेकेंड एंड द पाम फील कोल्ड. और हमें ठंडा भी लगता है. एक्सपीरियंस किया हैंड सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथ थोड़ी सी ठंडी हो जाती है. Now, the process causing this phenomenon is called evaporation. Actually क्या होता है, वो सैनिटाइजर इवेपोरेट कर गया, रूम टेम्परेचर में ही इवेपोरेट कर गया. ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही इजीली इवेपोरेट कर जाए, जिन्हें हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंसेस. वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ये टर्म इज यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट एज अ साइड नोट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. Volatile substances. Volatile substances मतलब those substances which can evaporate easily at room temperature. Those substances which can evaporate, in fact, those liquids, volatile liquids are those liquids which can evaporate very easily at room temperature. For example, nail polish remover, ether, then you have this hand sanitizer, in fact alcohol, that's the alcohol. पेट्रोल भी तुम खुला छोड़ दो पेट्रोल को, कुछ रूम टेम्परेचर में ही कुछ ही चंद मिनटों में थोड़ा सा पेट्रोल रखोगे तो वो गायब हो जाएगा. तो पेट्रोल इज ऑल्सो एन वोलेटाइल सब्सटेंस. तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, इवेपोरेट कर जा रहा है. इट इज इसेंशियली अ सरफेस फिनोमिनन. जैसे मैंने बोला कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स पहले इवेपोरेट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट एक्सपोज्ड सरफेस का, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सरफेस फिनोमिनन, एंड इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन. और यही हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन. तो मॉलिक्यूलर मोशन के टर्म्स में, किस तरह से मॉलिक्यूल्स को मूव कर रहा है उसके टर्म्स में हम इवेपोरेशन को अभी पढ़ने जा रहे हैं. Explanation of evaporation on the basis of molecular motions. It is difficult to break a solid into its small pieces, but a liquid can easily break up into small drops. Very simple sentence. कोई भी अगर solid है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. इट विल बी मोर डिफिकल्ट. बट एक लिक्विड है, उसको हम इजीली ड्रॉप्स में ब्रेक कर सकते हैं. लिक्विड को ड्रॉपलेट्स में तोड़ना इज इजियर देन ब्रेकिंग अप अ सॉलिड. जैसे ये मेरे पास एक सॉलिड स्केल है, रूलर है, इसको हम टुकड़ों में तोड़ना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा. जितना पानी है या कोई भी लिक्विड है उसको ड्रॉप्स में तोड़ना हो तो बहुत इजीली हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज much less than in case of solid. इससे हम यही कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग रहता है, इसीलिए हम मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं कर सकते. ये जैसे ये रूलर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को बहुत टाइटली, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए इसको इजीली हम तोड़ नहीं सकते. वी कैन नॉट ब्रेक दैट intermolecular forces of attraction between the molecules very easily. But in liquids,
since the intermolecular forces of attraction is much less, yahi yahan likha hua, it is much less, that is why it is easier for us to break the liquid in droplets, in form of small droplets. The attractive force matlab intermolecular force of attraction, the attractive force between the liquid molecules, तो समझ रहे हो ना, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, यानी दे आर रेफरिंग टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ लिक्विड्स. इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है टू कीप देम इन फिक्स्ड पोजिशंस. फिक्स पोजीशन में नहीं रह सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स. और जानते ही हो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जिग-जैग मोशन में मूव करते रहते हैं, और उस मोशन का नाम मैंने लेक्चर 1 में बोला था. क्या बोला था? ब्राउनियन मोशन. ब्राउन लिखना, BROWN, फिर IAN, ब्राउनियन मोशन. तो ब्राउनियन मोशन मतलब द जिग-जैग मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड. एंड इसके वजह से क्या है, देयरफॉर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू आउट द लिक्विड. ओके, so liquid molecules can move throughout. यहाँ का मॉलिक्यूल वहां जाएगा, या वहां का यहाँ जाएगा, पूरा zigzag मोशन में लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. The molecules of a liquid on an average have a larger speed than the molecules of a solid. Solid के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का स्पीड ज्यादा होता है. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो मूव करते ही नहीं है एक अपने प्लेस को छोड़कर. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपने ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम होगी. और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहां से वहां, वहां से वहां, अगर तुम एक ग्लास पानी ले लो, भले हमें दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, आई एम ड्रॉइंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ द सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ वहां तहां यहाँ वहां, मतलब वो जिग-जैग मोशन में मूव करते रहते हैं. ओके, the relative distance between the liquid molecules and the direction of their motion is found to be totally irregular. मतलब हम कोई ये नहीं बोल सकते कि कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, यहां वहां जहां तहां मूव करता है. zigzag, random motion. So direction of motion is irregular, totally irregular. When a molecule while in motion reaches the surface of the liquid, कोई भी अगर मॉलिक्यूल जब वो सरफेस पर पहुंचा, मैंने वही बोला, सरफेस फिनोमेना. जब कोई मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर पहुंचा, यहां वहां मूव करते करते एक पर्टिकुलर मोमेंट में तो वो सरफेस में पहुंचेगा ही. When it reaches the surface of the liquid, it is pulled inside by surrounding molecules of the liquid, as there are no molecules on the other side of the surface. तो तुरंत वो सरफेस पे पहुंचा तो उसके जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है, या उसके नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है, उसको अंदर की तरफ खींच लेगा, बाहर की तरफ उसको जाने नहीं देगा. इसी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने जगह को छोड़कर बाहर नहीं जा रहे हैं जब तक उसको एनर्जी ना मिले. नॉर्मल केस में वो उसी जगह बंधा हुआ है. जैसे ही कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर पहुंचा, उसको आसपास के मॉलिक्यूल्स उसको नीचे खींच लिया एंड डिड नॉट अलाउ इट टू जंप ऑफ द सरफेस. Are you getting what I'm saying? Suppose this is the glass of water and one molecule, this one, ये zigzag मोशन करते करते यहां पहुंच गया सरफेस में. अब ये सरफेस से बाहर नहीं जंप करेगा जब तक कि उसको एनर्जी ना मिल जाए बाहर जंप करने का. तो क्या करेगा, आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको नीचे की तरफ खींच लेगा एंड इट विल नॉट अलाउ इट टू जंप आउटसाइड. ऐसे तो वो गया एकदम स्पीड में सरफेस के पास, सरफेस के तरफ, और जंप कर जाता, लेकिन जंप नहीं कर पाया क्योंकि द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स पुल्ड इट इनवर्ड्स. But if it gets sufficient energy, it will also go out and it will change to vapor state. And that is what evaporation is. But अभी हम बात कर रहे हैं कि उसको sufficient energy नहीं मिला. हमने उसको sun के नीचे नहीं रखा है अभी. मान लो रूम में रखा हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है, या घर में रखे हुए रूम के अंदर, जहां पर उसको sufficient energy नहीं मिल रहा है कि ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर जाए. तो क्या लिखा हुआ है? The molecules are not allowed to leave the surface and therefore a liquid has definite volume. अब गैस के केस में बात करते हैं. ऑन द अदर हैंड, इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच फार्दर अपार्ट. ये पता है सबको कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस में, देन दोज ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड. मतलब सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में देयर इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. है ना, सिंपल बात है. इट इज नथिंग न्यू फॉर अ क्लास 8 स्टूडेंट दैट गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है. And therefore the molecules are free to move over the entire available space. इसीलिए गैस के molecules
पूरे जहां पर जितना भी उसको स्पेस मिला है वहां पे वो पूरा फैल जाता है, क्योंकि उसको अंदर की तरफ खींचने वाले सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है, उनमें उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता नहीं है गैस के केस में। इसीलिए हर गैस मॉलिक्यूल पूरा फैल जाएगा। दैट इज वाई गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप, गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब कि उसका अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इट ऑक्यूपाइज इज नॉट फिक्स्ड। गैस को जितना ज्यादा फैला सकते हो वो फैलता रहेगा। अब गिवन मास ऑफ गैस कैन ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम, जितना उसको जगह दो अवेलेबल स्पेस में वो फैल जाएगा। अब इवेपोरेशन की बात करते हैं। यहां तक तो हमने बात किया सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और क्यों लिक्विड्स में नॉर्मल केस में, ऑर्डिनरी सिचुएशन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस में आकर भी वो अपना जगह को छोड़ते नहीं है, वो वापस नीचे कैसे आ जाता है, ये हमने पढ़ा। और गैस में क्यों वो पूरी तरह फैल जाता है। अब इवेपोरेशन का जिक्र किया गया है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन some molecules near the surface of the liquid acquire sufficient kinetic energy by collisions with other liquid molecules। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको एनर्जी ज्यादा मिल जाएगा तो फिर वो जंप कर जाएगा बाहर, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। लेट अस कंसीडर दिस डायग्राम। यहां पर हमने लिया एक ग्लास ऑफ वाटर, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल। यू सी आई हैव ड्रॉन अ स्मॉल सर्कल। दिस इज द मॉलिक्यूल विच हैज रीच्ड द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये मॉलिक्यूल मान लो, इमेजिन करो कि सरफेस के पास है। ये मॉलिक्यूल क्या अक्वायर कर लेगा? सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि वो एनर्जी जो वो पोजेस करता है अपने मोशन के वजह से। तो इसमें ये तो बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहा है, जिग जैग मोशन, और इसमें इतना काइनेटिक एनर्जी आ जाए, और वो आएगा कहां से? कोलिजन से। आसपास के मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा टकरा गया मान लो, तो टकराने की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि दूसरे मॉलिक्यूल्स इसको जिस एनर्जी से खींचेंगे उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गया। इन अदर वर्ड्स, द काइनेटिक एनर्जी इन दिस मॉलिक्यूल बिकेम मोर देन द एनर्जी बाय विच द अदर मॉलिक्यूल्स आर पुलिंग इट इनवर्ड्स। इससे क्या होगा कि जो आसपास के मॉलिक्यूल्स जो इसको नीचे की तरफ पुल कर रहे थे वो उसको पुल नहीं कर पाएंगे, और ये मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? दे ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। ओवरकम कर लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। जो आसपास के जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इसको बोल रहा है मत जाओ, उसको खींच के रख रहा है, लेकिन उसको भी ओवरकम कर लेता है। कैसे? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, एंड दस व्हाट हैपेंस, इट एस्केप्स इनटू द ओपन स्पेस अबव द लिक्विड। अच्छा, ये जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आया, इसका रीजन यहां लिखा हुआ है, कैसे आया? बाय कोलिशन, टकराने की वजह से, दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने की वजह से। लेकिन इट इज नॉट ओनली ड्यू टू कोलिशन। सिर्फ कोलिशन से ही इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आता है। अगर हम इसको सन के अंदर, सन के बाहर, अंडर द सन, if I keep this glass of water under the sun, then the heat energy of the sun can also energize this molecule on the surface to jump off, to jump out, to escape out. तो ये जो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर आया और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन किया ताकि वो इवेपोरेट कर जाए, वो एनर्जी इसको कहां से मिलेगा? कोलिजन से मिलेगा। दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन किया, वहां से मिलेगा। ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग्स, आसपास सराउंडिंग्स में जो बाहर का एयर है वो तो गर्म है, जो सन के हीट की वजह से जो सराउंडिंग्स में जो हीट है, वो सराउंडिंग्स का हीट को लेकर भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं, एंड जिसके वजह से ये एनर्जी गेन करके इस्केप आउट हो जाएगा, यानी वेपराइज हो जाएगा। दीज इस्केपिंग मॉलिक्यूल्स, यही जो मॉलिक्यूल्स इस्केप आउट कर रहे हैं, फॉर्म द वेपर ऑफ द लिक्विड, और ये बाहर आकर गैस में चेंज कर रहा है, वेपर बन जा रहा है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये कंटिन्यू होते रहता है। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के केस के नहीं है, केस के बारे में नहीं है, ऐसे नीचे का कोई एक और मॉलिक्यूल के साथ भी यही घटना घटेगा, फिर कोई और मॉलिक्यूल के साथ भी यही घटना घटेगा। जब वो सरफेस पर आया तो उसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन किया और फिर वो भी स्केप कर जाएगा। इसीलिए सरफेस के पास जो भी मॉलिक्यूल्स है
उनमें धीरे धीरे एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, लेकिन सरफेस में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स तो डेफिनेटली सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करके इस्केप आउट कर रहे हैं, वेपर में चेंज हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द लिक्विड इवेपोरेट्स, जब तक कि सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट ना कर जाए। और यही है इवेपोरेशन का मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन। सिंपल। अब एक बात को समझो, ये जो लिक्विड इवेपोरेट कर रहा है, आई मीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इमेजिन दोज लिक्विड मॉलिक्यूल्स, पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग। These liquid molecules which are at the surface, some of them are gaining sufficient kinetic energy and are escaping out. This is what I've just told you. And now what did I say? That what, from where these molecules are getting the kinetic energy? ये जो sufficient kinetic energy उसको मिल कहां से रहा है? मैंने अभी भी बताया कि ये जो sufficient kinetic energy मिल रहा है कुछ मॉलिक्यूल्स को जो सरफेस पर आ जा रहे हैं, उसका पहला रीजन है कोलिजन। द मॉलिक्यूल्स which are reaching the surface, they have suffered collisions with other liquid molecules. दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ जो कोलिजन उसने सफर किया, उसके वजह से उसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। और एक और रीजन मैंने बोला, एनर्जी, इनफैक्ट हीट एनर्जी जो उसने कहां से रिसीव किया, कहां से उसको हीट एनर्जी मिला? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में जो हीट है, आसपास हवा में जो हीट है, ये जब पानी का जब मॉलिक्यूल, कोई भी लिक्विड हो, नॉट ओनली वाटर, दिस लिक्विड मॉलिक्यूल व्हेन इट रीचेस द सरफेस, ये आसपास जो एयर है वहां से भी कुछ हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और कोलिजन के वजह से भी उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी मिलकर उसको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेगा, जिसके वजह से वो बाहर के तरफ एस्केप आउट हो जाएगा और वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये दो रीजन है। सेकेंड वाला जो है, हीट एनर्जी दैट इट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर वो सराउंडिंग्स से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसका मतलब यही है कि सराउंडिंग से हीट एनर्जी कम हो जा रहा है। हेलो, लिसन व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुम्हारे पास 10 टॉफी है और तुमसे मैं 6 टॉफी ले लेता हूं, तो तुम्हारे पास टॉफी कम हो गया। इफ यू हैव 10 टॉफीज एंड इफ आई टेक 6 टॉफीज फ्रॉम यू, देन नाउ यू आर लेफ्ट विथ लेस नंबर ऑफ टॉफीज, तुमसे टॉफी घट गई। उसी तरह सराउंडिंग से अगर कोई हीट ले रहा है, तो सराउंडिंग्स में हीट कम हो गया। सराउंडिंग्स का हीट कम हो जाने का मतलब सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। सराउंडिंग से हीट माइनस हो गया मतलब सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, सराउंडिंग कूल हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट होगा सराउंडिंग में। इसीलिए इसी वजह से जहां पर भी झील है, पॉन्ड है, या नदी है, या डैम का पानी है, उसके आसपास जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि कितना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, आराम लगेगा तुम्हें। रीजन क्या है कि मान लो यहां पर एक पॉन्ड है या एक लेक है, वहां पर तो बहुत सारा पानी है, एंड वाटर इज कंटिन्यूअसली इवेपोरेटिंग। लेक का या पॉन्ड का जो वाटर है वो कंटिन्यूस इवेपोरेट कर रहा है, क्योंकि ऊपर में तो सन भी है, सन का हीट सराउंडिंग्स में फैल चुका है, और वो सराउंडिंग्स का हीट को लेकर द मॉलिक्यूल्स विच आर एट द सरफेस ऑफ दिस पॉन्ड, they are gaining, most of them are gaining sufficient kinetic energy to evaporate off। और ये इवेपोरेट करने के लिए वो एनर्जी कहां से ले रहा है? मैंने अभी बोला सराउंडिंग से हीट को ले रहा है और इवेपोरेट कर रहा है। तो सराउंडिंग्स का हीट कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स ठंडा ठंडा फील हमें होगा। हम आसपास जाएंगे इस पॉन्ड के तो हमें अच्छा लगेगा। गर्मी के सीजन में भी जब हम पॉन्ड, लेक या रिवर के पास जाते हैं, तो वहां पर क्लाइमेट बहुत ही कूल रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, अच्छा लगता है, सराउंडिंग कूल हमें महसूस होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गेन्ड द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एज अ रिजल्ट
the temperature of the surroundings has fallen down. It has decreased, and hence it has brought a cooling effect in the surroundings. So जितना ज्यादा evaporation होगा उतना ज्यादा cooling effect होगा. Now that is written. Let us read. Effect of temperature. Temperature पर क्या effect होता है on the rate of evaporation? मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन पर. जितना ज्यादा स्पीड ऑफ इवेपोरेशन होगा यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है. जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने से सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा, सराउंडिंग ज्यादा हीट हो गया और वही हीट को एब्जॉर्ब किया पानी का सरफेस के मॉलिक्यूल्स और वो इवेपोरेट हो गया. यानी जितना सराउंडिंग्स हीटेड होगा, टेम्परेचर सराउंडिंग्स का जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट इवेपोरेशन होगा. एज अ रिजल्ट सराउंडिंग्स भी कूल हो जाएगा. The reason is that energy of the molecules increases with increase in temperature. So more and more molecules come to the surface of the liquid. Surface पे आते हैं ज्यादा से ज्यादा molecules, and hence rate of evaporation will increase with increase of temperature. Temperature of the surroundings का बढ़ने से evaporation का rate भी बढ़ेगा. तो जो बात मैंने अभी बोला कि रीजन फॉर कूलिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये दोनों पॉइंट्स भी पढ़ेंगे. इफेक्ट ऑफ ब्लोइंग ऑफ एयर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ सरफेस ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन. वी विल स्टडी दीज टू पॉइंट्स, बट बिफोर दैट, क्योंकि अभी जो मैंने पॉइंट बोला इस पैराग्राफ के साथ लिंक्ड है, इसलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं. रीजन ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के दौरान सराउंडिंग्स कूल हो जाता है. तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट लेट अस रीड आल्सो. व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इन इट्स सराउंडिंग्स. दैट इज व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ. द रीजन इज दैट इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन व्हाट हैपेंस, अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर एंड फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए सम हीट इज नीडेड. हीट चाहिए ना, और ये हीट कहां से लेता है? मैंने बोला सराउंडिंग से. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ हीट, द लिक्विड, example ether, why only ether, it can be any liquid, will draw the necessary heat from the surroundings. Surrounding से वो necessary heat को absorb करेगा. Example, the palm of your hand. अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि हाथ में थोड़ा ईथर या हैंड सैनिटाइजर रखो, जब वो इवेपोरेट कर जाता है तो हाथ ठंडा हो जाता है. अब समझ में आया क्यों हाथ ठंडा हो जाता है? क्योंकि वो जब इवेपोरेट किया तो मेरे हाथ से, मेरे हैंड से कुछ हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उस हीट के मदद से वो इवेपोरेट किया, तो मेरे हाथ से हीट निकल गया ना, तो मुझे ठंडा फील होगा कि नहीं होगा? एंड दैट इज व्हाई आवर पाम गेट्स कूल्ड. यानी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इवेपोरेशन, जो कि बॉइलिंग नहीं करता है. सिंपल बात है. इसका बहुत सारा डेली लाइफ एग्जांपल्स है, बहुत सारा डेली लाइफ एग्जांपल्स है. आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस भी किया गया है. नाउ लेट अस रीड दीज 2 पॉइंट्स कि जब हवा बहती है, ब्लोइंग एयर, उसका क्या प्रभाव होता है इवेपोरेशन के रेट के ऊपर, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर. अच्छा, कॉमन लैंग्वेज में कॉमन ऑब्जर्वेशन, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले तुम सोचो, अगर तुमने एक नहाने के बाद अपना टॉवेल भिगा दिया, अब उस टॉवेल को बाहर जाके धूप में सुखाने दिए हो, तो अगर हवा बह रही है बाहर ज्यादा तेज, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा जल्दी सूख जाएगा. द टॉवेल विल गेट ड्राई in less amount of time if wind is blowing, but if wind is not blowing, then the towel will take more time to get dry. So here we know it कि अगर air blow कर रहा है, blowing air will increase the rate of evaporation. वो जो towel था उसका पानी evaporate easily कर जाएगा, जल्दी कर जाएगा अगर blowing air है तो. क्यों? क्योंकि blowing air क्या करता है ना, वो molecules को और ज्यादा इजीली उड़ा के ले जाता है, मतलब वेपोराइज करा देता है. ब्लोइंग एयर में तो फोर्स रहता है ना, द एयर मॉलिक्यूल्स, दे विल गिव अ फोर्स ऑन दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस सो दैट दे कैन लीव द वाटर इजीली एंड कैन वेपोराइज आउट, कैन एस्केप आउट एंड चेंज इनटू गैस. तो ब्लोइंग एयर की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. कितना सिंपल है.
इसमें तो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है, जो कभी फिजिक्स पढ़ा भी नहीं है उसको भी ये चीज वो जानता है कि बाहर हवा ज्यादा चलता है तो इजीली इवेपोरेशन भी होता है. When air is blown above the surface of liquid, the rate of evaporation increases. Reason मैंने already बोला. The reason is that blowing air takes away with it. Blowing air क्या करता है? अपने साथ लेके जाता है. किसको? The molecules of liquid escaping out of the surface. जो molecules सरफेस पर आ गए, सफिशिएंट एनर्जी गेन किया और वो बाहर भागना चाह रहा है, एस्केप करना चाह रहा है, तो उस प्रोसेस को वो एक्सेलरेट कर देता है. ब्लोइंग एयर अपने साथ उस मॉलिक्यूल को लेके भागता है. तो फिर उस जगह, वो जगह खाली हो गया, तो फिर नेक्स्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल सरफेस पर आता है, वो एनर्जी गेन करता है और फिर एयर उसको लेके भागता है. इस तरह से स्पीड ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है. सो टू टेक इट्स प्लेस मतलब जो मॉलिक्यूल अपनी जगह को अभी अभी छोड़ा है उसकी जगह लेने के लिए अदर मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. एंड दिस इज हाउ इवेपोरेशन का जो रेट है, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन विल आल्सो इंक्रीज इफ देयर इज एयर ब्लोइंग over the surface of the liquid. Nothing difficult. Coming to the next point, effect of increase of area of surface on the rate of evaporation. Now, before I read this, another practically observed, thing which you have observed in your daily life. If you take, suppose, 10 grams of water, 10 ग्राम पानी लो और उसको इस तरह के कंटेनर में रखो, एक टेस्ट ट्यूब में 10 ग्राम पानी लो या 20 ग्राम पानी लो. लेट अस टेक 20 ग्राम्स ऑफ वाटर. 20 ग्राम्स ऑफ वाटर को तुम टेस्ट ट्यूब में इस तरह से रखो. टेस्ट ट्यूब मैंने बनाया और टेस्ट ट्यूब में भर के रख दिया. और फिर से 20 ग्राम्स ऑफ वाटर लो, और उसको एक इस तरह से डिश में, जिसको इवेपोरेटिंग डिश बोलते हैं, चाइना डिश होता है, उसमें रखो. दोनों ही केस में हमने सेम मास ऑफ वाटर को रखा है. इसमें भी वही वाटर है 20 ग्राम और इसमें भी वही घर का पानी है 20 ग्राम. पानी दोनों ही सेम क्वालिटी का है, सेम क्वांटिटी का भी है, 20 ग्राम. और दोनों को हम सूर्य के नीचे रख दिए, बाहर रखे, घर के बाहर. कुछ देर बाद आके देखेंगे, क्या देखेंगे? किसका पानी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, टेस्ट ट्यूब वाला पानी या हमारा ये जो इवेपोरेटिंग डिश है उसका पानी? कौन सा पानी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? ऑब्वियसली इवेपोरेटिंग डिश में रखा हुआ पानी, क्योंकि इसका जो सरफेस है, देखो, और इसका जो सरफेस है, दोनों केस में टेस्ट ट्यूब वाला का जो एक्सपोज्ड सरफेस है, टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ पानी का जो एक्सपोज्ड सरफेस है उसका एरिया, और इस डिश में रखा हुआ जो लिक्विड है उसका जो सरफेस है उसका एरिया. I'm talking about the surface area of the exposed liquid. Understand? Surface area of the exposed liquid. किस केस में ज्यादा फैला हुआ surface area है? Obviously, evaporating dish में. So, in evaporating dish, the surface area of the exposed surface area of the liquid is more. And now you know already that evaporation takes place from the surface. इवेपोरेशन तो सरफेस से होता है ना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं. यानी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा फैला हुआ है वहां ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसको मिलेगा इवेपोरेट करने में, तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होता जाएगा. लेकिन टेस्ट ट्यूब में सरफेस एरिया बहुत छोटा है, सरफेस एरिया बहुत ही कम है, तो पूरा पानी को इवेपोरेट करने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है. एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस पर है, तो एक ही टाइम पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इवेपोरेट कर सकता है. तो फास्टर इवेपोरेशन होगा अगर सरफेस एरिया हमने बड़ा कर दिया तो ये जो इवेपोरेटिंग डिश है ना, उसका जो पानी है वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा. टेस्ट ट्यूब वाला पानी को सेम क्वांटिटी ऑफ पानी है, फिर भी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने सरफेस एरिया एक्सपोज लिक्विड का कम रखा है टेस्ट ट्यूब के केस में. सो क्या लिखा हुआ है? ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस एक्सपोज्ड टू एयर, इसको अगर इंक्रीज करेंगे एरिया ऑफ सरफेस को, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. द रीजन बीइंग दैट on increasing the area of surface, number of molecules increasing out from the surface increases. वही तो मैंने बोला, एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स escape out हो सकते हैं अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे तो. नेक्स्ट टॉपिक जो है बॉइलिंग, we will start in the next lecture, lecture number 3.
Now, if you have not watched the lecture 1, do watch it. And if you want not to miss any of the lectures, then you should press the subscribe button and press the bell icon so that you do not miss the upcoming lectures. I have said the link of the lecture 1 is given in the description box of this video. Do comment and please tell me how did you feel about this lecture? You had understood properly or not? And what were your, give me a feedback in the comments basically. Thank you. God bless you. Take care, everyone.